नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल पर। जैसे आप जानते हैं कि क्लास 11 की एनसीईआरटी हमने शुरू कर दी है। तो कल के लेक्चर में हमने पढ़ा था कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके 3 फंक्शंस क्या हैं। आज हम देखेंगे एस्पिरेशन एंड गोल ऑफ ए सोसाइटी, कि किस तरह से जो सोसाइटी है, जो सोसाइटी में रहने वाले लोग हैं, वो अपने गोल्स को किस तरह से पूरा करें। क्या किसी की मदद से वो पूरा करें, या जो वो अचीवमेंट या वो सक्सेस के लिए जो विश करते हैं, किस तरह से वो पूरी होगी उनकी। तो यही हम जानेंगे। अगर बात करें ओल्डर कॉन्स्टिट्यूशंस की, तो वहाँ पर आपको दो फीचर्स देखने को मिलेंगे। पहला फीचर ये देखने को मिलेगा कि जो एलोकेशन है डिसीजन मेकिंग पावर का, वो वहाँ पर किया हुआ है। उसके बाद जो दूसरा फीचर आपको देखने मिलेगा कि जो गवर्नमेंट है उनकी पावर को लिमिट किया गया है, जैसे हमने थर्ड फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में देखा। उसके बाद अगर बात करें हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 20वीं सेंचुरी के बाद बना है ना। वो एक फाइनेस्ट एग्जांपल हमें है किस बात के लिए, कि वो हमें दिखाता है ये चीज़ें तो है ही हैं, डिसीजन मेकिंग पावर भी है ना, लिमिट किया हुआ है गवर्नमेंट की पावर को, वो चीज़ें तो है, बट इनके अलावा भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इंडियन गवर्नमेंट को एक अच्छा बनाती हैं। मतलब विद द हेल्प ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आवर गवर्नमेंट कैन डू बेटर। जो प्रोविजंस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हैं वो गवर्नमेंट फॉलो करती है, और हमारा जो लोग हैं, हमारी जो सोसाइटी है, उसकी गोल्स को पूरा करने में मदद करती है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो गवर्नमेंट को एनेबल एंड एम्पावर करवाता है टू टेक सर्टन मेजर्स टू reduce the inequality and like other bad things which are happening in our society. For example, India aspires to be a society that is free of caste discrimination. दोस्तों, आपने देखा होगा कि पुराने समय में क्या होता था, डिस्क्रिमिनेशन होता था। तो ये एक सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन अगर एक गवर्नमेंट देख रही है कि उस सोसाइटी में क्या हो रहा है, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, तो हमारी जो गवर्नमेंट है वो क्या होगी, एनेबल्ड एंड एम्पावर्ड होगी क्या करने में, वो सारे नेसेसरी स्टेप्स उठाने में, कि जो सोसाइटी में वो कास्ट एंड डिस्क्रिमिनेशन को हम ख़त्म करेंगे, उस गोल को अचीव कराने में मदद करेगी एक सोसाइटी की। और ये जो गवर्नमेंट है इसके प्रोविजंस मतलब वो किस बेसिस पर ये ख़त्म कर सकती है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा है, जिस हिसाब से प्रोविजंस होंगे उस हिसाब से वो स्टेप्स लेगी और हमें अचीव कराएगी कि ये जो हमारे साथ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था उसको ख़त्म कराएगी। जिस तरह से हम जानते हैं कि साउथ अफ्रीका में काफ़ी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिला, तो वहाँ जो नया कॉन्स्टिट्यूशन बना उसने क्या कर दिया, वहाँ पर रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को एंड कर दिया। तो दोस्तों, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें ऐसे सारे प्रोविजंस या ऐसे सारे मेजर्स दिए हुए हैं जिससे हमारी सोसाइटी के अंदर जो लोग रहते हैं वो बेसिक लाइफ अच्छी तरह से गुजार सके। मतलब उनको एजुकेशन भी मिल सके, है ना, एक सोशल रिस्पेक्ट्स उनको मिल सके, मिनिमम मटेरियल वेलबींग के लिए उनको दिया जा सके, एक डिग्निटी के साथ वो अपनी लाइफ को जी सकें। तो ये सारे प्रोविजंस हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हुए हैं। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन enables the government to take positive welfare measures, some of which are legally enforceable. तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ पॉजिटिव वेलफेयर मेजर्स दिए गए हैं जो गवर्नमेंट उनको फॉलो करती है और उनको लीगली एनफोर्स कराती है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारा फंडामेंटल राइट्स हैं उसमें कुछ ऐसे आर्टिकल्स दिए हुए हैं जो उनको गवर्नमेंट तोड़ नहीं सकती है। मतलब वो क्या कराता है, वो जो गवर्नमेंट है उनकी जो पावर है उसको लिमिट करवा देते हैं। ठीक है, इसी तरह से एक और डायरेक्टिव्स प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी एक तरह का डायरेक्टिव्स हैं जो गवर्नमेंट को डायरेक्टिव्स देते हैं कि आपको स्टेट के लिए या लोगों के लिए ये चीज़ करनी है। मतलब ये ऐसे प्रोविजंस है जो गवर्नमेंट को सोसाइटी के वेलफेयर के लिए बताते हैं कि आप किस तरह से लोगों का वेलफेयर अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पर फोर्थ फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन दिया हुआ है। द फोर्थ फंक्शन ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन इज़ टू एनेबल द गवर्नमेंट टू फुलफिल द एस्पिरेशंस ऑफ ए सोसाइटी एंड क्रिएट कंडीशन फॉर ए जस्ट सोसाइटी। तो फोर्थ फंक्शन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का यही बताता है कि जो गवर्नमेंट है वो एनेबल हो सके, जितने भी आशाएं, जितनी भी हमारी होप हैं सोसाइटी के गवर्नमेंट के साथ, उनको फुलफ़िल कर सकें। तो ये फोर्थ फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन था।
उसके बाद दोस्तों यहाँ पर एनेबलिंग प्रोविजंस ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन दिया हुआ है। पहला यहाँ पर दिया हुआ है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका असाइंस मेनी रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द गवर्नमेंट। इट वांट द गवर्नमेंट टू टेक मेजर्स टू प्रमोट कंजर्वेशन ऑफ नेचर, make efforts to protect person or groups subjected to unfair discrimination, and provides that the government must progressively ensures adequate housing to all, health care extra। तो दोस्तों यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि जो साउथ अफ्रीका का संविधान ने वो गवर्नमेंट को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है? कि वो प्रमोट करें, क्या, जो कंजर्वेशन ऑफ नेचर है उसको प्रमोट करे, मतलब उसके खिलाफ कुछ मेजर्स ले गवर्नमेंट कि जिससे हमारा जो नेचर है, जो साउथ अफ्रीका का नेचर है, वहाँ का जो कंजर्वेशन हो नेचर का वो अच्छी तरह से हो सके। उसके बाद वो प्रोटेक्ट करे पर्सन को, एक ग्रुप को, किसी भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो उनके खिलाफ, जो उनके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन होता था वो ना हो, उससे उनको प्रोटेक्ट करवाए। और एक एडिक्वेट हाउसिंग टू ऑल हो, और जो हेल्थ केयर बेसिक हो, मतलब यहाँ पर सभी बेसिक फैसिलिटीज़ की बात भी हुई है। उसके बाद अगर हम इंडोनेशिया की बात करें तो द गवर्नमेंट इज़ एंजॉइंड टू एस्टेब्लिश एंड कंडक्ट नेशनल एजुकेशन सिस्टम। तो वहाँ पर जो वहाँ की गवर्नमेंट है उसने एस्टेब्लिश करवाया है, कंडक्ट करवाया है नेशनल एजुकेशन सिस्टम को, मतलब हर एक को क्या हो, एजुकेशन प्रोवाइड हो सके। उसके बाद जो पुअर हैं और गरीब जो लोग बच्चे हैं, जिनका कोई नहीं है, तो गवर्नमेंट उनकी देखभाल करनी चाहिए। के बाद है फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ ए पीपल। मतलब हमें जो आइडेंटिटी मिलती है वो किस हिसाब से मिलती है, कौन हमें पहचान एक देता है कि हम इस देश के नागरिक हैं, हम उस देश के नागरिक हैं। तो अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में काफ़ी सेक्शंस देखने को मिलती हैं। देयर आर सो मैनी सेक्शंस वी हैव सीन। इंडिया इज़ ए डाइवर्स कंट्री, है ना, तो हमारे पास काफ़ी तरह के लोग पाए जाएंगे। बट जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें क्या बोलेगा कि हम एक इंडियन हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हम इंडियन हैं। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, एक बेसिक सेट ऑफ नॉर्म्स को एग्री करते हैं। जितने भी सारे सिटीजन हैं वो क्या करेंगे, एक बेसिक सेट ऑफ नॉर्म्स को एग्री करेंगे कि जैसे हमें कौन गवर्न करेगा, कौन गवर्न करना चाहता है। तो ये क्या है, ये पार्ट ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी है, ये हमें मिलकर क्या एक पहचान देते हैं। वन हैज़ मैनी सेट्स ऑफ आइडेंटिटीज दैट एग्जिस्ट पीरियड टू ए कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे संविधान आने से पहले हमारे पास काफ़ी सारी पहचान देखने को, इंडिया में काफ़ी सारी पहचानें देखने को मिलती थी। जो हमारी आइडेंटिटी है वो एक ही हो जाती है। दैट मीन्स कि हम उसी कंट्री के नागरिक होंगे। दैट मीन्स वी आर इंडियन, बट बिफोर पीरियड टू कॉन्स्टिट्यूशन वी हैव डिफरेंट आइडेंटिटीज। तो दोस्तों जब हम किसी बेसिक नॉर्म्स और प्रिंसिपल को एग्री करेंगे तो वहाँ पर हमारी पॉलिटिकल आइडेंटिटी बन जाती है। उसके बाद जो सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन नॉर्म्स जो है वो हमें एक इंडिविजुअल के एस्पिरेशंस और गोल और फ्रीडम को भी डिफाइन करता है कि एक इंडिविजुअल का एस्पिरेशन क्या होना चाहिए, उसका गोल क्या होना चाहिए, उसकी फ्रीडम कितनी होगी। उसके बाद ये हमारा फंडामेंटल वैल्यूज़ को भी डिफाइन करता है। ये हमें कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये भी बताता है कि हमारी मॉरल आइडेंटिटी क्या होनी चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन हमारा ये भी बताता है कि हमारे पॉलिटिकल और मॉरल नॉर्म्स क्या होनी चाहिए। उसके बाद अगर हम ज़्यादातर कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो हमारे जितने भी वर्ल्ड में कंट्रीज़ हैं जो डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करती हैं, वहाँ पर आपको एक चीज़ कॉमन देखने को मिली जो हमने पहले भी पढ़ा, क्या कि वहाँ पर जो बेसिक राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए। लेकिन अगर हम बात करें नेशनल आइडेंटिटी की, वो हर एक कॉन्स्टिट्यूशन में उनका अपना अपना कंसेप्शन देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि मोस्ट नेशंस आर एन एमलगमेशन ऑफ ए कम्प्लेक्स सेट ऑफ हिस्टोरिकल ट्रेडिशन। हर एक जो नेशन होगा वो अपने अपने हिस्टोरिकल ट्रेडिशंस का बना हुआ होगा। तो हमें क्या, यहाँ पर हमें नेशनल आइडेंटिटी अलग अलग दिखती है। फॉर एग्जाम्पल जर्मन आइडेंटिटी वॉज कंस्टिट्यूटेड बाय बीइंग एथनिकली जर्मन। तो अगर आप जर्मन के शहरी होना चाहते हो तो उसके लिए आपको एथनिकली जर्मन होना पड़ेगा, मतलब किसी एक पार्टिकुलर जाति से बिलोंग करना होगा। बट व्हेन वी टॉक अबाउट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो हमें यहाँ पर किसी भी एथनिकल शब्द का प्रयोग देखने को नहीं मिलता है। हमें किसी भी तरह का क्राइटेरिया नहीं बनाया है सिटीजनशिप के लिए। उसके बाद जो डिफरेंट नेशन हैं वो हमें अलग अलग कंसेप्शन देते हैं कि उनका जो नेशन है उनका सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ किस तरह का रिलेशन होना चाहिए, और यही रिलेशन वहाँ पर एक नेशनल आइडेंटिटी को कंस्टिट्यूट करता है। तो दोस्तों अब हमें पढ़ना है द अथॉरिटी ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन।
व्हाट मेक ए कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्टिव, तो इसका पहला जो पार्ट है वो है द अथॉरिटी ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन। तो हम ये जानते हैं कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो कुछ फंक्शन परफॉर्म करता है, और यही फंक्शंस जो हैं एक सोसाइटी के कॉन्स्टिट्यूशन, उस सोसाइटी में कॉन्स्टिट्यूशन क्यों है उसी पर डिपेंड करता है कि वो किस तरह के फंक्शंस परफॉर्म करता है। लेकिन इससे पहले हमें 3 क्वेश्चंस देखने हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज़ ए कॉन्स्टिट्यूशन, एक कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है। हाउ इफेक्टिव इज़ ए कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन तो है लेकिन उसको वो इफ़ेक्टिव कैसे है, उसको कौन सी चीज़ें इतनी इफ़ेक्टिव बनाती हैं। इज़ ए कॉन्स्टिट्यूशन जस्ट, क्या कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूशन है, क्या सिर्फ ये एक नाम है। दोस्तों जैसे कि हम जानते हैं कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड से कि एक कॉन्स्टिट्यूशन एक डॉक्यूमेंट होगा, है ना, जिसमें काफ़ी नंबर ऑफ़ आर्टिकल्स हो सकते हैं किसी स्टेट के बारे में, और उसमें ये लिखा हो सकता है कि किस तरह से हम एक स्टेट को चला सकते हैं। और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो है काफ़ी लेंथेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसमें तरह तरह के फंक्शंस प्रोविजंस लिखे हुए हैं, किस तरह से कंट्री रन करती है, स्टेट्स किस तरह से रन करेगी, तो ये सभी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ होगा। When we ask for a constitution of a country, we are usually referring to this document. जब भी हम किसी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे तो हम रेफ़र कर रहे हैं एक डॉक्यूमेंट, एक डॉक्यूमेंट होगा जिसमें सेट ऑफ रूल्स होंगे, लॉज होंगे, आर्टिकल्स होंगे। लेकिन कुछ कंट्रीज़ ऐसी भी हैं, जैसे यूके की एग्जांपल ले लें हम, मतलब ब्रिटेन की एग्जांपल अगर लें हम, तो वहाँ कोई एक सिंगल डॉक्यूमेंट नहीं है जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशन कह सकते हैं, वो एक सिंगल डॉक्यूमेंट में नहीं है। रादर दे हैव ए सीरीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड डिसीजंस दैट टेकन कोलेक्टिवली आर रेफर टू एज कॉन्स्टिट्यूशन। तो वहाँ पर क्या होता है, जितने भी डॉक्यूमेंट्स या डिसीजंस लिए हुए हैं उन सभी कोलेक्टिवली उनको हम कॉन्स्टिट्यूशन कह सकते हैं यूके में। तो हम कह सकते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन वो क्या है, एक सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स है जो कुछ फंक्शन परफॉर्म करता है। लेकिन हम ये भी एक साइड से देख रहे हैं कि कुछ ऐसे भी कॉन्स्टिट्यूशन है, ऐसे भी कंट्रीज़ हैं जिनके कॉन्स्टिट्यूशंस खाली पेपर पे एग्जिस्ट करते हैं बट दे आर नॉट इफेक्टिव सो मच। तो यहाँ पर एक क्रूशियल क्वेश्चन आता है कि हाउ इफेक्टिव इज़ ए कॉन्स्टिट्यूशन, एक कॉन्स्टिट्यूशन कितना इफेक्टिव हो सकता है। व्हाट मेक इट इफेक्टिव, उसको इफेक्टिव कौन बना सकता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब ये देखेंगे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मोड ऑफ प्रमोलगेशन मीन्स दिस रेफर टू ए कॉन्स्टिट्यूशन, हाउ ए कॉन्स्टिट्यूशन कम इन टू बीइंग, जो एक कॉन्स्टिट्यूशन है, जो संविधान है, वो किस तरह से बना हुआ है। हु क्राफ्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड हाउ मच अथॉरिटी दे हैव, कि एक कॉन्स्टिट्यूशन को किस तरह से क्राफ्ट किया गया और उसके पास कितनी अथॉरिटी है। ये हमें क्या बोलेगा, ये हमें ये बोलेगा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कितना इफेक्टिव होगा। दोस्तों एग्जांपल हम लेते हैं, मान लो कोई एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको किसी मिलिट्री लीडर ने बनाया, या एक ऐसे लीडर ने बनाया जो उतना पॉपुलर नहीं है, तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर ये होगा कि जो लोग हैं वो उन पर भरोसा नहीं करेंगे कि वो किस तरह का संविधान हमारे लिए बना रहे हैं, उसमें कौन से सेट ऑफ रूल्स होंगे, किस तरह के आर्टिकल्स वो वहाँ पर डालेंगे। तो वहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं हो सकता है। और अगर हम बात करें दूसरी साइड से, जो हमारे सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन है लाइक इंडिया, साउथ अफ्रीका, यूनाइटेड स्टेट्स, तो यहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है वो काफ़ी नेशनल स्ट्रगल के बाद बनाया गया है, मतलब काफ़ी यहाँ पर नेशनल मूवमेंट्स देखने को मिली, उसके बाद इनका संविधान क्रिएट हुआ है। तो अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया में पहले कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाई गई, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में लगभग 3 साल का समय उनको मिल गया, तो एक कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने ड्राफ्ट कर दिया। दिसंबर 1946 एंड नवंबर 1949 के बीच में उन्होंने क्या किया, भारत का संविधान तैयार किया। मतलब इतना काफ़ी टाइम के बाद उन्होंने क्या किया, किसी कंट्री का एक डॉक्यूमेंट तैयार किया, किस तरह से उसके सेट ऑफ रूल्स होंगे, किस तरह से वो कंट्री परफॉर्म करेगी, किस तरह से वो कंट्री गवर्न होगी। सम कंट्रीज हैव सब्जेक्टेड देयर कॉन्स्टिट्यूशन टू ए फुल फ्लेज रेफरेंडम वेयर ऑल द पीपल वोट ऑन ए डिज़ायरेबिलिटी ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन। तो कहने की बात है कि कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो वहाँ एक रेफरेंडम चलाया जाता है, मतलब लोगों से पूछा जाता है कि आपका डिज़ायर क्या है, आप किस तरह का कॉन्स्टिट्यूशन चाहते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजंस है वो किस तरह के होने चाहिए। तो उसके बाद लोग वोट करते हैं और उसी तरह का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाता है। बट इंडिया में ऐसा कुछ नहीं देखने को मिलता है, यहाँ पर पब्लिक अथॉरिटी है, मतलब लोगों ने जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को अथॉरिटी दी है कि आप जो भी डॉक्यूमेंट्स बनाओगे वो हमें स्वीकार होंगे, बिकॉज दे आर फेमस लीडर, दे आर वेरी पॉपुलर लीडर्स, दे हैव द एबिलिटी टू क्रिएट
सच डॉक्यूमेंट फॉर ए लार्ज कंट्री, एंड जो लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा उनको उस टाइम पे मानते थे, मतलब पब्लिक अथॉरिटी थी। Therefore, the authority of a people who enact the constitution helps determine in part its prospect for success। तो यहाँ पर जो पब्लिक अथॉरिटी है वही कॉन्स्टिट्यूशन को मदद करेगी, या तो वो सक्सेसफुल होगा या अनसक्सेसफुल होगा। उसके बाद दोस्तों है द सबस्टेंटिव प्रोविजंस ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा उसके मूल्य प्रोविजंस कौन कौन से हो सकते हैं, और यही जो है एक हॉलमार्क है एक कॉन्स्टिट्यूशन के सक्सेसफुल के पीछे। मतलब वहाँ पर जो भी नागरिक होगा वो उसी हिसाब से उसी रीज़न से क्या होंगे, उस प्रोविजंस को फॉलो करते जाएंगे। अब थोड़ा एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर जो मेजॉरिटी होंगी वो ओप्रेस करेंगी माइनॉरिटीज़ को किसी भी ग्रुप में, तो अगर माइनॉरिटीज़ डिस्क्रिमिनेट हो रही हैं इसका मतलब वहाँ पर जो माइनॉरिटीज़ होगी उनके लिए कोई रीज़न ही नहीं होगा कि वो जो प्रोविजंस है कॉन्स्टिट्यूशन के उनको फॉलो करे, है ना। इसी तरह से अगर कोई ग्रुप ऐसा फील करता है कि उनकी आइडेंटिटी को स्ट्रिप्ड किया जा रहा है ना, दबाया जा रहा है, या उनको कुछ परेशान कर रहा, कोई परेशान कर रहा है, तो वहाँ पर कोई रीज़न ही नहीं है कि वो क्या करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करेंगे। बट कॉन्स्टिट्यूशन क्या करेगा, उनको परफेक्ट जस्टिस के लिए क्या करेगा, कन्विंस करेगा, है ना, कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है उनको इतना तो कन्विंस कर ले कि हम आपको बेसिक जस्टिस प्रोवाइड करेंगे। डू दिस थॉट एक्सपेरिमेंट, आस्क योरसेल्फ दिस क्वेश्चन, व्हाट वुड बी द content of some basic rules in society such that they give everyone a reason for go along with them। तो आपको एक अपने आप से क्वेश्चन पूछना है कि बेसिक रूल में ऐसे कौन से कंटेंट होंगे एक सोसाइटी के लिए कि हर एक के पास रीज़न होगा कि वो उसी बेसिक रूल के हिसाब से चलेंगे। द मोर ए कॉन्स्टिट्यूशन प्रिजर्व द फ्रीडम एंड इक्वलिटी ऑफ ऑल इट्स मेंबर, द मोर लाइकली इट इज़ टू बी सक्सीड। तो कहने का मतलब ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन जितना प्रिजर्व कर सकता है एक मेंबर की फ्रीडम और इक्वलिटी को, उतना ज़्यादा वो कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगा, वो संविधान उतना ज़्यादा सक्सेसफुल होगा। तो दोस्तों आज यहीं तक रखते हैं। कल हम देखेंगे कि हमारी कंट्री में ऐसे किस तरह के इंस्टीट्यूशंस हैं जो कंट्री को बैलेंस बनाने में मदद करती है, मतलब कोई मोनोपोली ना करे, उस तरह से हमें बचाए। तो उसके लिए जो इंस्टीट्यूशन है वो कौन कौन से हैं, किस तरह से बैलेंस इंस्टीट्यूशन डिज़ाइन किए हुए हमारी कंट्री ने। धन्यवाद।